आज एक कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। लीक से हटके है और लेखक हैं उदयन वाजपेयी जी और कहानी का नाम है अंत। सुनिए। जहाँ जाकर तर्क की पूंछ खत्म होती है, ध्यान से देखो, वहाँ एक दूसरे तर्क की पूंछ लटक रही है। उसे पकड़ लो। मुझे इस कथा का अंत मालूम है, लेकिन मैं उसे अंत में ही कह सकता हूँ। अंत को शुरुआत में ही बता दूं तो वो शुरुआत हो जाएगी। और अंत से क्या कोई कहानी शुरू हो सकती है? मैंने सोचा कोशिश तो करनी ही चाहिए कि अब की अंत बताकर बाकी कहानी बताऊंगा। लेकिन अंत नाराज हो गया। वो अड़ गया कि वो शुरू में नहीं आएगा। मैं उसे मनाता रहा कि उसकी इस जिद से मेरी एक ज़रा सी इच्छा पूरी होने से रह जाएगी, और इस ज़रा सी इच्छा के कारण मैं जन्म जन्मांतर तक भटकता रहूँगा। न जाने कौन कौन सी योनियों में मुझे कैद होना पड़े, और यह है कि शुरुआत में आ जाने से उसका क्या बिगड़ेगा। लेकिन वो नहीं माना। बोला, या तो मुझे अंत में लिखना वरना मैं चला। कहाँ? मैंने पूछा। कहीं और, शुरुआत ढूंढने, वो बोला। अंत को इतनी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से शुरुआत चुन सके। मुझे लगा उसे बहला लूं। मैं उसे बोला, भाई, मुझे तुम्हें शुरू में इसलिए लिखना पड़ रहा है कि मुझे शुरुआत मालूम ही नहीं है। मैं तुम्हें शुरू में लिखकर असली शुरुआत खोजना चाहता हूँ। अंत मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारे पास शुरुआत नहीं है तो तुम उसका इंतज़ार करो। मैं यहाँ बैठा हूँ। जैसे ही शुरुआत मिल जाए मुझे बुला लेना। वो टेबल के पास जाकर बैठ गया। ढीठ कहीं का। मैंने ही उसे खोजा और मुझे ही नखरे दिखा रहा है। वो समझ गया मैं नाराज हो गया हूँ। वो उठकर मेरे पास आया। मैंने अपने गुस्से को जितना बन सका अपने चेहरे पर प्रकट होने दिया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं सामने देखता रहा। वो समझाने की कोमल भाषा में बोला, जैसे तुमसे कोई कहे कि तुम ऊद बिलाव हो जाओ, क्या तुम हो जाओगे? मैं चिढ़कर बोला, हमारी समस्या में ऊद बिलाव कहाँ से आया? मैं लाया, वो बोला। अगर तुम मेरे ये कहने तक से कि तुम ऊद बिलाव हो जाओ चिढ़ गए हो, तो मैं तुम्हारे कहने पर शुरुआत कैसे हो जाऊं? मुझे उसका ये तर्क पसंद आया। वो मुस्कुरा रहा था। अपने तर्क से वो स्वयं भी आनंदित था। वो दरवाजे से बाहर जाने लगा। मैंने उसे देखा। वो रुक गया और मुड़कर बोला, मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि शुरुआत खोजने मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। कहाँ? मैंने पूछा। जहाँ भी तुम उसे खोजने जाओगे। अभी चलें? चलो, मैंने सर हिलाया। हम सड़क पर निकल गए। अजीब लग रहा था। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अंत के साथ शुरुआत ढूंढ रहा है, मूर्ख। मैं पास से गुजरने वालों को कनखियों से देखता कि कहीं वे मुझे इसके साथ ना देख रहे। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि कोई पहचान का व्यक्ति ना मिल जाए। उसे इस सब की फिक्र नहीं है, ना होनी चाहिए। वो ठाठ से चल रहा था, कबूतर की तरह चारों ओर गर्दन घुमाकर वो सबका मुआयना करता चल रहा था। ऊपर साफ नीले आकाश के बीच एक अदृश्य धागे पर पीला सूर्य झूल रहा था, जिसके पीले सुनहरे बाल इमारतों पर, वृक्षों पर, स्कूल के बच्चों पर, फुटपाथ पर, उकड़ू बैठे भिखारियों पर, सड़क पर,
अपनी सैंडलों और साइकिलों पर सवार लड़कियों पर बिखरे थे। हम सड़क पर चल नहीं रहे थे, पीले सुनहरे बालों पर फिसल रहे थे। वो बोला, मुझे प्यास लगी है, किसी होटल में चलते हैं। तुम्हारा चेहरा भी सूख रहा है, तुम भी वहाँ कुछ खा लेना। मैं समझ गया, इसे लाज शर्म तो है नहीं, ये खुद भी बेवकूफ़ बनेगा और मुझे भी लोगों की नज़रों में हास्यास्पद साबित करके रहेगा। मैं बोला, फुटपाथ के ठेले पे पी लेते हैं पानी, बड़ा ठंडा पानी मिल जाता है और सस्ता भी होता है। मुझे लगा कि इस अंत की खातिर मैं ठेले वालों का प्रवक्ता बन गया हूँ। वो नहीं माना, बोला तुम कंजूसी कर रहे हो, अपनी एक दिव्य कहानी के दिव्य अंत को फुटपाथ के फटीचर ठेले से पानी पिलाना चाहते हो। ऐसे में खूब मिल जाएगी शुरुआत। कमीना, मैंने सोचा, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। चूँकि शुरुआत मेरी अटकी है, इसलिए मुझे बार बार उसकी याद दिला रहा है। चलो, मैं हार कर बोला। हम एक थोड़े महंगे होटल में घुस गए। अंदर मध्यम उजाले में सोफों पर बैठकर अधिकतर लोग बियर पी रहे थे। मैंने डरते हुए पूरे हॉल पर नज़र दौड़ाई और शांत हुआ। वहाँ मेरी पहचान का कोई व्यक्ति नहीं था। हम एक कोने के सोफे पर बैठ गए। टेबल के ऊपर उल्टी टोकनी में एक बल्ब जल रहा था। वो इधर उधर देखने लगा। मैं ठीक अपने सामने देखता रहा कि यदि कोई पहचान का आ भी जाए तो मेरी और उसकी नज़रें ना मिलें और मैं बात करने से बच जाऊं। लेकिन वो मेरी बेचैनी को न समझ रहा है न समझना चाहता है। बैरा आ गया। अंत उछल कर बोला, हमारे लिए एक बियर ले आओ। पैसे तेरा बाप देगा। मैं गुस्से से भर गया। बैरा बियर लेकर आ गया। अभी हमने एक ग्लास खत्म भी नहीं किया होगा कि वो उठकर हॉल के दूसरे कोने में जाने लगा। तुम मेरा यहीं इंतज़ार करो, वो जाते जाते बोला। उसे रोककर मैं तमाशा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए चुप रहा। वो दूसरे कोने के सोफे पर एक लड़की के सामने जाकर बैठ गया। वो कोना दूर था और हॉल में उजाला भी कम था। जो था वो सिगरेटों के नीले धुएं में छुप गया था। मैंने देखा वो लड़की बात करने में कुछ हिचकिचा रही है। उसके बाल कंधों पर लटके थे और खुले थे। वो सोफे पर जितना आगे बैठ सकता था बैठा था और लगातार बोलता जान पड़ रहा था। मैंने डर के मारे वहां देखना बंद कर दिया और बियर के ग्लास पर ध्यान लगाया। पीले द्रव्य के तल से छोटे छोटे बुलबुले उठते और सतह पर आकर फूट जाते। एक बुलबुला सतह पर आने के बाद भी नहीं फूटा। वो पूरा का पूरा ग्लास के ऊपर हवा में आ गया और वहां तैरने लगा। मैं अपनी नज़रों से हवा में उस बुलबुले का पीछा करने लगा। जब मैंने उसे गौर से देखा तो मुझे बुलबुले में वो कोना दिखाई दिया जहां एक मुस्कुराती लड़की के सामने अंत बैठा था। बुलबुला फूट गया। दूर सोफे पर अंत की पीठ थी और लड़की सचमुच मुस्कुरा रही थी। वो अपना ग्लास लेकर वापस लौटने लगा। उसने खड़े खड़े ही मुझसे कहा, ये शुरुआत हो सकती है, तुम देखते जाओ मेरा कमाल। तुम एक काम करो, होटल के बाहर जाकर मेरा इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और हाँ, जाते समय पैसे चुकाते जाना हम सब की बियर के। वो तुरंत लौट गया। मुझे इच्छा हुई कि मैं आगे बढ़कर उसकी चूतड़ पर एक लात जमा दूं, लेकिन ऐसा करके मैं जेल जा सकता था। आखिर सरेआम ऐसा करना निश्चित ही दंडनीय अपराध होगा। बैरा बिल के पैसे लेकर गया और जल्द ही वापस आ गया। मैंने उससे आग्रह किया कि वो बाकी बचे पैसे रख ले। वो मुस्कुराया। साला,
मुझे मूर्ख बनता देख खुश हो रहा है। मैं बाहर आ गया और तेजी से सड़क पर टहलता रहा। करीब 1.5 घंटे बाद अंत आया। उसके साथ बैरा भी चल रहा था। ज़रा थोड़े पैसे देना, वो बोला। मैंने चुपचाप एक सिक्का निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। वो हंसने लगा। उसने वो सिक्का बैरे के हाथ में दिया और बोला, टिप बिल साहब को दे दो। हरामजादे, क्या मेरी जेब में तेरे बाप का खजाना गड़ा है जिसे तू लगातार खोद रहा है? मैंने जेब से कुछ नोट निकालकर बैरे को पकड़ा दिए और गुस्से से पीछे मुड़कर चलने लगा। उसने इत्मीनान से उस सफ़ेद पोश शोधे को विदा किया और मुड़कर मेरे पास आ गया। बोला, तुम नाराज मत हो, अपना काम बस बनते बनते रह गया। मैंने उसे कई तरीकों से समझाया कि वो हमारी बल्कि तुम्हारी एक महान कहानीकार की कहानी की शुरुआत है, लेकिन वो नहीं मानी। मैंने उसे शुरुआत की पहचान भी बताई कि शुरुआत के दोनों स्तनों के बीच एक काला तिल है, और ये भी कहा कि वो काला तिल मुझे पक्का विश्वास है कि उसके कपड़ों में छिपा है। इस पर वो चिढ़कर बोली, तुमने बियर पी ली है, अब तुम जाओ। लेकिन मैं पीछे पड़ गया। मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की भी ऊपर जाकर अटक गई। महान कहानीकार, स्तनों के बीच काला तिल। मैं जान गया कि ये कमीना भर नहीं नीच भी है और मुझे सताने पूरी बात भी नहीं बता रहा है। अगर मैंने उत्सुकता दिखाई तो आगे चलकर ये ज़रूर इसका लाभ उठाएगा। मुझको महान कहता है और मुझसे बिना पूछे इसने शुरुआत में क्या होना चाहिए ये भी खुद गढ़ लिया, और गढ़ा भी कमाल का बिंदु, तिल। वाह रे अंत, तू ज़रूर पिछले जन्म में नवाब रहा है। तेरा अच्छा खासा हरम रहा होगा जिसकी याद में तू इस जन्म में भी भटक रहा है। मैंने चिढ़कर और चीख कर पूछा, क्यों भाई? ये तुमसे किसने कहा कि शुरुआत वहीं होगी जहां काला तिल होगा? वो ठगा सा रह गया और धीरे से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखकर बोला, तुम्ही ने तो कहा था, और अब बीच बाजार मुझ पे गुस्सा दिखा रहे हो। अगर ऐसा ही है तो मैं चला जाता हूँ। शुरुआत तुम खुद ढूंढ लो। अपमानित होने की भी कोई सीमा होती है। वो धप धप करता तेज चाल से एक तरफ भागने लगा। मैंने दौड़कर किसी तरह उसे पकड़ा और हाँफते हुए बोला, अरे भाई, मैं भूल गया था, इसलिए बेवजह नाराज हो गया। दरअसल तुमने होटल में कुछ ज़्यादा ही वक्त लगा दिया। वो बोला, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या तुम किसी लड़की को उसके स्तनों के बीच तिल को देखने के लिए एकदम राजी कर सकते हो? ये तो मैं था कि घंटे भर में देखकर बाहर आ गया। तुम होते तो अभी तक उससे बात तक शुरू ना कर पाते। एक तो मैंने तुम्हारी खातिर उस बेचारी लड़की के कपड़े उतराए, ऊपर से तुम मुझे ही ताव दिखा रहे हो। अगर ऐसा ही था, तुमने शुरुआत की ऐसी जटिल पहचान क्यों रखी? हाँ हाँ महाशय, मैं जानता हूँ आपको उसके वस्त्र उतारने में कितनी तकलीफ हुई होगी। मुझे तो आपका ताउम्र एहसानमंद रहना चाहिए। हे शैतान, क्या तेरे पास इससे अधिक भोला शख्स नहीं था मेरे पास भेजने को? कमीना कहीं का। मैं बोला, अच्छा रहने दो, मैं अब अपनी गलती मान गया। तुम मुझे ज़बरदस्ती ये सब मत सुनाओ। मैं झूठ क्यों बोलूं? उसे ये सब सुनाने में मेरा गुस्सा सचमुच काफूर हो गया था और मैं मन ही मन उसकी होशियारी और चतुराई का कायल हो गया था। मैं उसे एक खंबे के पास ले जाकर खड़ा हो गया। मैंने उसे आहिस्ता से समझाया, हे अंत महाशय, आपको हर संभव शुरुआत के वस्त्र खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। हर शुरुआत ये जानती है कि उसके बदन में कहाँ कहाँ काले या कत्थई तिल हैं। आप सिर्फ पूछ भर लें। वो आखिर आपसे क्यों झूठ बोलेगी?
उसने ज़ोर से सिर हिलाया। उसे मेरी बात जच गई लगती है। मैं फिर बोला, और सुनिए महाशय, आप बार बार मुझे भागने की धमकी ना दें, क्योंकि मैं अपनी शुरुआत नहीं ढूंढ रहा, मैं आपकी शुरुआत ढूंढ रहा हूँ। मेरी शुरुआत और मेरा अंत मुझ में पहले से ही है, और इस कारण मुझे उन्हें ढूंढने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप केवल अंत हैं, अकेले और असहाय अंत। और इसलिए आपके लिए मैं यानी हम एक शुरुआत ढूंढ रहे हैं। इसलिए कृपया आप मुझ पर एहसान न जताएं। ये काम मेरा नहीं, आपका है। मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। उसने खंबे पर हाथ टिका लिया और सड़क के दूसरी ओर न जाने क्या देखने लगा। वो मुड़ा। उसकी आंखें अब पूरे जोर शोर से चमक रही थीं। मेरी बातें सुनकर हो ना हो उसके नीच दिमाग में एक घटिया विचार जन्म ले चुका था। वो मुझे घूरता रहा और बोला, ये बात है, मैं बेवजह गफलत में था, मुझे माफ कर दो। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मैं उसकी बातों के पीछे छिपे उसके काले रूप को बराबर देख पा रहा था। शाम होने लगी थी। सूर्य के पीले सुनहरे बाल दिन भर की उम्र में और लंबे तथा और मुलायम हो गए थे। चलो पार्क चलते हैं, वो बोला। हमने चलना शुरू ही किया था कि एक पुराना दोस्त, जो सालों से मुझे दिखाई नहीं पड़ा था और जिसके अस्तित्व तक के बारे में मैं भूल गया था, शायद कब्र से उठकर मेरी तरफ आता दिखाई दिया। मैं भागने लगा, लेकिन अंत जानबूझकर धीमे चलने लगा। मुझे भी धीमा होना पड़ा। अब दोस्त सामने था, बल्कि हम उसके सामने थे। मैं अंत और दोस्त के बीच में खड़ा हो गया कि वो छिप जाए। कहाँ भाग रहे थे? दोस्त ने अपनी पहली जिज्ञासा सामने रखी। थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं बोला। ये कौन है? वो सीधे काम की बात पर आ गया। मेरा दोस्त है या जासूस? ये मैं हकलाया। मुझे सूझा नहीं, इसे क्या बताऊं? एक कहानी का अंत या मेरे अंत की कहानी? अंत उचक कर हमारे बीच आ टपका और बोला, मैं इनकी एक कहानी का अंत हूं। हम दोनों मिलकर मेरी शुरुआत ढूंढ रहे हैं। उसने मेरी कुछ अधिक ही प्रसन्नता से उच्चारित किया। पुराना दोस्त और पुराना हो गया, इतना कि उसे दोस्त की मम्मी कहा जा सकता है। अंत ने अपना वक्तव्य देकर हाथ आगे बढ़ाया। दोस्त पीछे हटा और हमें देखते हुए उल्टा चलने लगा। मैंने अंत का हाथ पकड़ा और पार्क की ओर मुड़ गया। अंत दूर तक मुड़ मुड़ कर दोस्त को देखता रहा। टकरा गया, अंत में बोला। वो इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। हम पार्क में आ गए। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। काली मिट्टी मेरे पैंट को गंदा करने लगी। अभी शाम इतनी ही हो पाई थी, कौवे पूरी तरह पार्क छोड़ नहीं पाए थे और लोग सपरिवार पूरी तरह यहाँ आ नहीं पाए थे। कुछ बचे हुए कौवे पेड़ों पर और कुछ खुचे हुए लोग पेड़ों के नीचे बैठे थे। वो इधर उधर शुरुआत खोजने लगा। अचानक वो एक दिशा में बढ़ने लगा। मैं मुड़ा। मैंने देखा वहाँ 3 लड़कियां बैठी हैं। उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी बैठी है, बल्कि हरी घास पर लेटी है। अंत उनके करीब जा पहुंचा। नीला सलवार कुर्ता पहने एक लड़की से उसने इतनी जोर से पूछा कि मुझ तक उसकी बदमिजाज आवाज पहुंच गई। क्यों? क्या तुम मेरी शुरुआत हो? वो फिर बोला, इसमें अचरज की क्या बात है? मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरी शुरुआत हो? अगर नहीं हो तो कह दो नहीं। वो दूसरी लड़की की ओर घूमा। वो पीला फ्रॉक पहने है, अपेक्षाकृत छोटी है। वो घबराई सी अंत को ताक रही है। अंत ने कुछ देर तक उसे परखने के बाद उससे पूछा, क्या तुम्हारे स्तनों के बीच काला तिल है? मैंने आंखें बंद कर ली।
लड़की बुक्का फाड़ कर रोने लगी और बाकी दोनों लड़कियां उठकर वहां से भाग गईं। बूढ़ी औरत ने अपने पांव से अपनी चप्पलों को अलग किया और उन्हें अपनी समूची कांपती ताकत से अंत के सर पर जमा दिया। अंत भी भागने लगा। बूढ़ी चीखकर आसपास के लोगों को बुलाने लगी। अब तक काफी लोग पार्क में आ चुके थे। अंत मेरे पास आकर हाँफने लगा। हमने किसी तरह दौड़ लगाकर अपनी जानें बचाई। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि और कुछ देर इसके साथ रहने पर रही सही भी चली जाएगी। ये आप खुद तय करें, जान या इज्जत। अब घर चलें, शाम काफी हो चुकी है, थकान भी लग रही है, बाकी कल देखेंगे, मैंने उसे सलाह दी। वो भी डरा हुआ था, तुरंत मान गया। हम लौटने लगे। आकाश की नीलाई अब काफी गहरा रही थी। सूर्य की एक आखिरी सुनहरी लट पहाड़ों पर लटक रही थी। रास्ते में 20-25 पेड़ों का झुरमुट पड़ता था। वो चलते चलते अचानक रुक गया। उसने सड़क के बाईं ओर लगे पेड़ों को ध्यान से देखा और बोला, वो रही। क्या? मैंने पूछा। शुरुआत। वो खुशी से उछल पड़ा, मेरी शुरुआत। मैंने उस तरफ देखा। 2 यूकलिप्टस के पेड़ों के बीच एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके सुनहरे बाल उसके घुटनों तक आकर खुल गए थे। उसने एक गहरी पीली साड़ी पहन रखी थी जिस पर लाल फूल बने थे। उसका कद अंत के मुकाबले शायद कुछ अधिक ही रहा होगा। तुमने कहा था कि तुम्हारी शुरुआत तुम में है और मुझे मेरी शुरुआत ढूंढना है। वो उस लड़की को देखते हुए बोला। हाँ, मेरे मुंह से आह की जगह ये शब्द निकला। अंत आगे बढ़ने लगा। मैं सड़क के किनारे खड़ा रह गया। शुरुआत मुस्कुरा रही थी। अंत उसका कोमल हाथ, वो लंबी लंबी उंगलियां पकड़कर उसे पेड़ों के पीछे ले गया। अंधेरा घिराया था। आकाश तारों से लबालब भर गया था कि बीच बीच में एक आध तारा छलक कर पृथ्वी पर गिर जाता था। पेड़ों के पीछे से आवाज आई, मिल गया, काला तिल। मैं उस तरफ बढ़ने को हुआ ही था कि फिर अंत की साफ खनकती हुई आवाज आई, ठहरो। मैं अपनी शुरुआत ढूंढ रहा था और वो मुझे मिल गई। तुम्हारा अब कोई काम नहीं, तुम चाहो तो जा सकते हो। आवाज आना बंद हो गया। मेरे पांव कुछ देर वहां जमे रह गए थे। झींगुरों के स्वरों ने आकाश और पृथ्वी के बीच के फासलों पर अपना जाल बुनना शुरू कर दिया था, जिससे बच निकलकर पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे थे। जब मेरे पांव पिघले, मैंने पाया कि मैं सड़क के किनारे अकेला खड़ा हूं और सामने एक अंतहीन अंधेरा अपनी सृष्टि बनाने में मग्न है।